विश्लेषण अंग्रेजों के जमाने के उन कानूनों से जुड़ा है जिनसे आजादी दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने आज संसद में 3 बिल वो लेकर आई। भारत में फिलहाल अपराधों को लेकर 3 तरह के कानून चलते हैं। एक है इंडियन पीनल कोड, जिसे आप आईपीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी, और तीसरा है द इंडियन एविडेंस एक्ट। और इन तीनों कानूनों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको ये सारे कानून अंग्रेजों के जमाने के लगते हैं? ये ज्यादातर जो कानून हैं ये अंग्रेजों के जमाने के हैं और 150 वर्षों से भी ये कानून ज्यादा पुराने हैं। और अब केंद्र सरकार इन्हें बदलने के लिए आज नए बिल लेकर आई है। आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए हैं। इनमें एक बिल का नाम है भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पीनल कोड की जगह लेगा। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी की जगह लेगा। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। यानी इन कानूनों की मदद से अंग्रेजों के कानून अब भारत में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, आजादी के लगभग 76 साल बाद। और इनकी जगह भारत के अपने कानून, जो भारत के लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं और आज के समय के अनुसार बनाए गए हैं, अब ये नए कानून देश में लागू हो जाएंगे। क्योंकि लागू आप ही के ऊपर होंगे, इसलिए आपको सबसे पहले इन कानूनों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। फिलहाल इन तीनों बिलों को एक संसदीय कमेटी के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है और इन नए कानूनों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में इस बदलाव पर क्या कहा। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवीय की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। अब अगर ये तीनों नए बिल लागू हो गए, ये कानून बन गए, तो कई अपराधों में सजा की जो रूपरेखा है और उन अपराधों की जो परिभाषा है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे आईपीसी की जगह लेने वाले नए बिल में राजद्रोह और देशद्रोह के प्रावधानों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और इसकी जगह एक नया कानून आएगा जिसमें भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा जो होगी वो 7 वर्ष की होगी, जबकि मौजूदा कानून में यही सजा 3 वर्ष की है। यानी नया कानून अब और ज्यादा सख्त हो जाएगा, इसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो भी भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन राजद्रोह जो शब्द है, अब राजद्रोह कानून समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राजद्रोह जो कानून है वो अंग्रेजों के जमाने में लाया गया था और अंग्रेज जो हैं भारतीयों को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नए कानून में आतंकवाद के मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को जोड़ा जाएगा। लापरवाही के मामलों में अधिकतम सजा 2 साल से बढ़ाकर 7 साल हो जाएगी। यानी जो लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके किसी की जान ले लेते हैं, ये आपके लिए खास तौर पर है। हमारे देश में लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग को स्वीकार कर लिया है। लोग खुद भी रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं और जो सामने से कर रहे होते हैं उन्हें भी रोकते नहीं हैं। अब ये आम बात हो गई है। लेकिन अगर आपने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की और उसकी वजह से कोई व्यक्ति मारा गया तो अब 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है। जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले लोग हैं वो इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें। उनके परिवार वाले भी अच्छी तरह से नोट कर लें, क्योंकि आपके परिवार में अगर कोई ऐसा सदस्य है जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करता है और अगर उसके हाथों कोई व्यक्ति मारा जाता है सड़क पर, तो आपका वो परिवार का व्यक्ति 7 साल के लिए जेल चला जाएगा। तो अगर वो खुद नहीं मान रहा है तो कम से कम परिवार के लोगों को और दोस्तों को उसे समझाना चाहिए। नए कानूनों में अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए भी पहले अब कोई प्रावधान नहीं होगा और धारा 377 को इससे हटा दिया जाएगा। बलात्कार पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए नए प्रावधान लागू किए जाएंगे। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मौत की सजा के प्रावधान को अब जोड़ा जाएगा। 16 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़की से रेप के खिलाफ अलग कानून होगा और ऐसे अपराधों में अधिकतम सजा को 20 वर्ष कर दिया जाएगा। यानी ये कानून अब सख्त हो जाएंगे।
बलात्कार के दूसरे मामलों में न्यूनतम सजा 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी जाएगी। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के मामले बहुत आते हैं आजकल। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा के मामलों में अब मौत की सजा का प्रावधान होगा। अगर मॉब लिंचिंग कोई करता है तो उसे मौत की सजा होगी। दाऊद इब्राहिम जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए एक नया प्रावधान लाया जाएगा। अगर ये लोग भारत नहीं भी आते, पकड़ में नहीं भी आते हैं, तो भी इन पर भारत में मुकदमा चल सकता है। और जिन सेक्शन में 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है, उन मामलों में फोरेंसिक टीम का क्राइम सीन पर जाना अब आवश्यक होगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर इस बार खास ध्यान दिया जाएगा और आतंकी गतिविधियों और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ दिया गया है। एक और बहुत खास बात, गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसे अपराध माना जाएगा। यानी जो लोग अपना नाम और अपना धर्म बदलकर लड़कियों को धोखा देते हैं, ऐसे मामलों को अब अपराध माना जाएगा। सरकार ने कहीं भी लव जिहाद का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा देश में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जहां जो लड़का है वो अपना नाम बदल लेता है, अपना धर्म बदल लेता है, फिर किसी लड़की से दोस्ती कर लेता है और फिर लड़की का शोषण करता है, उससे ब्लैकमेल करता है। पहले ये सारे लोग बचकर निकल जाते थे, पर अब ये अपना नाम बदलना और अपने धर्म को बदलकर किसी लड़की के साथ संबंध बनाना एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत अब हमारे देश में होगी और वैवाहिक बलात्कार को नए कानूनों में भी अपराध नहीं माना जाएगा। इन तमाम कानूनों के साथ भारत सरकार एक और बिल लेकर आई है जो कल राज्यसभा में पेश हुआ, और यह बिल इसलिए लाया गया है ताकि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट किया जा सके। असल में इसी साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था और कहा था कि अब से देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति उसी प्रक्रिया के तहत होगी जिस प्रक्रिया के तहत सीबीआई के चीफ को नियुक्त किया जाता है। इसके लिए पहले एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी और यह कमेटी जिन नामों की सिफारिश करेगी उन्हें राष्ट्रपति द्वारा इस पद पर नियुक्त किया जाएगा और इस कमेटी में कुल मिलाकर 3 लोग होंगे। तो समझने वाली बात यह है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्हें चुनने के लिए 3 लोगों की कमेटी होगी। ये 3 लोग मिलकर चुनेंगे। ये सीबीआई के चीफ को भी यही लोग चुनते हैं और अब मुख्य चुनाव आयुक्त को भी यही 3 लोग मिलकर चुनेंगे। ये लोग कौन होंगे? 3। पहले होंगे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता और तीसरे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये 3 लोग मिलकर तय करेंगे कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। यह फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हो कि देश के मुख्य न्यायाधीश भी उस सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे जो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव करती है। इस फैसले से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा ऐसे ही की जाती थी, लेकिन इसके बाद वर्ष 2015 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां अलग अलग कई याचिकाओं में यह मांग की गई कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों की नियुक्ति होती है। और 8 वर्षों के बाद इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया। यानी अब यह केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रह जाएगा यह तय करना कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, क्योंकि इससे पहले आरोप ये लगते थे कि जो केंद्र सरकार है वो अपने मनपसंद अफसरों को, अपने मनपसंद व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देगी और वो फिर चुनाव आयोग जो है वो किसी एक खास पार्टी को मदद करने लगेगा। इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लग रहे थे। हालांकि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी कही कि यह फैसला तभी तक लागू रहेगा जब तक संसद में इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं बन जाता, और सरकार ने बिल्कुल वही किया। वो सिर्फ 5 महीनों के अंदर इस पर एक नया बिल ले आई जो कल राज्यसभा में भी पेश हो चुका है। अब इस नए बिल के तहत भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का चयन अब भी 3 सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी ही करेगी, लेकिन अब इस कमेटी से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया है और उनकी जगह इस कमेटी में कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को शामिल किया गया है जिनका चुनाव भी स्वयं प्रधानमंत्री ही करेंगे। यानी अब इस कमेटी में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया एक कैबिनेट मंत्री और तीसरे होंगे विपक्ष के नेता, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की इसमें कोई जगह नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और ऐसा करके केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि अदालत ने खुद ही अपने आदेश में कहा था कि सरकार संसद में कानून लेकर आती है तो उसके द्वारा दिया गया आदेश अमान्य हो जाएगा और यही कानून न्यायोचित होगा जो संसद बनाएगी, और सरकार भी वही कर रही है। लेकिन यह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार ने यह बिल लाकर मुख्य न्यायाधीश को ही उस सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया है जो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करेगी। अब यहां सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 2 हफ्तों में यह दूसरी बार है
जब केंद्र सरकार ने संसद में बाकायदा कानून बनाकर या बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। तो यहां आप ये देखिए, बड़ी जो तस्वीर है वो ये कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है और केंद्र सरकार संसद में नया बिल लाकर उस आदेश को पलट देती है। इससे आप समझिए और ऐसा इस हाल के 2 हफ्तों में 2 बार हो चुका है। एक मामला तो यह है कि जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, और दूसरा मामला दिल्ली सरकार से जुड़ा है, जिसमें हाल ही में सरकार ने यह कानून बनाया कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला था इस मामले पर वो दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया था, लेकिन केंद्र सरकार उसे पलट कर उन्होंने वो बिल ले आए संसद में और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी पलट दिया। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों को पलटा है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार ये जो कदम उठा रही है इसके मायने क्या है। इस स्थिति को आपको अंग्रेजों के एक शब्द से समझना होगा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी के एक शब्द को पुशबैक। इसका मतलब होता है किसी चीज को पीछे की तरफ धकेलना, और अभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के साथ यही कर रही है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को पुश बैक कर रही है और यह कह रही है कि आप अपनी हदों में रहिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि आपका जो कार्यक्षेत्र है आप सिर्फ उसमें काम कीजिए, सरकार के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश मत कीजिए। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत कम होता है, लेकिन सरकार ये कोशिश अब लगातार कर रही है। इसके पीछे आपको एक पहले बैकग्राउंड को समझना होगा। वर्ष 1989 से लेकर 2014 तक भारत में लगातार गठबंधन सरकारें रहीं। ऐसी सरकारें जो बहुत कमजोर थीं, जिनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, और उनके जो नेता थे यानी प्रधानमंत्री थे वो भी बहुत कमजोर स्थिति में थे, क्योंकि वो गठबंधन पर निर्भर करते थे और उनके पास कोई भी कानून बनाने की या किसी भी कानून को पलटने की संसद में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, बहुमत था ही नहीं। ये पूरा दौर लगभग 30 वर्षों तक ऐसा चला, जिसे आप गठबंधन सरकारों का दौर कह सकते हैं। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में महत्वपूर्ण फैसले दिए जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते थे, लेकिन क्योंकि इस दौरान देश में सरकारें बहुत कमजोर थीं और गठबंधन सरकारों का शासन था, इसलिए कोई भी सरकार कभी भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट नहीं पाई। और उस जमाने के जो प्रधानमंत्री थे और जो सरकारें थीं वो चुपचाप सुप्रीम कोर्ट की जो ओवर रीच थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघा था, उसे वो स्वीकार करते चले गए, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, उनके पास कोई बहुमत नहीं था। और कई बार ऐसा भी हुआ जब सरकार, ये जो कमजोर सरकारें थी गठबंधन की, ये फैसले या तो ले ही नहीं पाती थी, या अक्सर गठबंधन सरकार के जो अपने प्रेशर्स होते हैं उसकी वजह से गलत फैसले ले लिया करती थी। अपने किसी सहयोगी दल के दबाव में आकर कुछ गलत फैसला ले लिया, और ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करनी ही पड़ती थी। और धीरे धीरे ये एक चलन बन गया, ये एक आदत सी बन गई। और आप ये समझ लीजिए कि लगभग 30 वर्षों तक आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नेंस में, सरकार कैसे चलनी है, कौन किसको चुना जाएगा, कौन से कानून बनेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी के समय में जब कांग्रेस पूर्ण बहुमत से लोकसभा में थी और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेता थी, तब उस दौर में न सिर्फ संविधान में कई संशोधन हुए, बल्कि अदालतों के फैसले को इंदिरा गांधी की सरकार ने कई बार पलटा। 1975 में देश में इमरजेंसी भी इसलिए लगी क्योंकि इंदिरा गांधी अपने खिलाफ आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानना नहीं चाहती थी, और उन्होंने इस फैसले को इमरजेंसी लगाकर रोक दिया। और यही चीज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी की, जब उन्होंने तलाक से जुड़े शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर एक दूसरा कानून बना दिया। आप याद कीजिए, शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग आया था, लेकिन राजीव गांधी के पास बहुमत था और उन्होंने संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नया कानून लाकर पलट दिया था। यह इसलिए हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी के पास पूर्ण बहुमत था और राजीव गांधी के पास भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और वो चाहें जैसा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा सुप्रीम कोर्ट को वापस पुश किया। लेकिन राजीव गांधी के बाद वर्ष 1989 से लेकर 2014 तक देश में ऐसी सरकारों का शासन रहा जिनके पास बहुमत था ही नहीं और जिनके पास मजबूत नेता भी नहीं थे। इसलिए इन सरकारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, और अदालत ने जो फैसला दे दिया, इन सरकारों ने या तो अपनी खुशी से या मजबूरी में उन फैसलों को ये लोग मानते चले गए। और उसके बाद हमारे देश में एक चलन बन गया और एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ही रिमोट कंट्रोल से बड़े बड़े फैसले लेने लगा। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई और वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब ये व्यवस्था तब से अब ये धीरे धीरे बदल रही है, और सरकार अदालत को पुश बैक करके संसद में अपने हिसाब से कानून बना रही है, और ये पूरी तरह संवैधानिक भी है। और इससे सरकार ये स्पष्ट कर पा रही है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर फैसला भी सरकार द्वारा या फिर संसद द्वारा ही लिया जाएगा। सरकार के कार्यक्षेत्र में जो बड़े फैसले हैं उसमें जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में अब एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है जो अपने हिसाब से कानून ला सकती है।